हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सबके बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है, क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा मुन्ना सा हम लोग का चैप्टर है। तो क्लास 11th का जो चैप्टर है, तो वो चैप्टर क्या है हम लोग का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, नाम से आपको पता चलेगा कि अरे बहुत ही आसान सा, एकदम लल्लू पल्लू सा एकदम चैप्टर है। सम बेसिक बेसिक चीज इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक है ये 11th का केमिस्ट्री का। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर ये है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन क्या है कि नाम पड़ा है सम बेसिक। देखिए यहाँ पे दो चीज से बन के मिला है सम बेसिक। यहाँ पे दो चीज से मिलके क्या हुआ, ये बना है सम बेसिक और कॉन्सेप्ट। तो कुछ बेसिक तो रहेगा, तो दोनों चीज का ये कॉम्बिनेशन है। बेसिक भी है इस चैप्टर में और कंसेप्ट भी है। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम बेसिक पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे जो कुछ होगा, इसीलिए इसको बोला गया सम बेसिक। तो कुछ बेसिक चीज भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्चुअल पार्ट भी इस चैप्टर का पढ़ेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह होगा उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, मैं हूँ ना आप लोग के साथ। जितना भी टफेस्ट कंसेप्ट आए उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हुए पार करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, बोला है चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज पढ़ेंगे। तो बोलेंगे सर बेसिक चीज पढ़ के, ये तो बेसिक चीज कैसे काहे पढ़े सर? बेसिक चीज तो बहुत आसान है। बेसिक चीज आसान है, अब बोलेगा कि बहुत आसान है, लेकिन बेसिक चीज कहने को आसान है लेकिन बहुत टफ है। बेसिक चीज क्या है, वो दिल में आता है, समझ में नहीं। बेसिक चीज ऐसा है, इसीलिए लगेगा आपको बेसिक, लेकिन हम लोग को दिक्कत ये है कि बेसिक चीज ही क्या होता है हम लोग को पता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे शुरुआत का कुछ सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री कहते हैं किसको है? केमिस्ट्री कहते हैं किसको है? तो देखिए, केमिस्ट्री किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure and properties of matter is known as chemistry। देखिए, साइंस का क्या होता है, अलग अलग ब्रांच होता है। जैसे फिजिक्स एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, बायोलॉजी एक ब्रांच है। तो साइंस का अलग अलग ब्रांच होता है, और अलग अलग ब्रांच में साइंस का अलग अलग काम होता है, अलग अलग स्टडी होता है। तो यहाँ साइंस का वो ब्रांच जिस ब्रांच में क्या काम होता है, जिस ब्रांच में किसी मैटर का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन मतलब क्या, कि किस चीज से मैटर बना हुआ है। तो मैटर दो चीज से बना होता है, एटम या फिर आपका मॉलिक्यूल्स। तो दो चीज से बना होता है इसे, एटम्स। तो क्या है कि साइंस का वो ब्रांच जिस ब्रांच में मैटर का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन के बारे में डीलिंग होता है, उसका प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में स्टडीज होता है, जहाँ पे उसका डीलिंग होता है। तो साइंस का उस ब्रांच का नाम हम लोग क्या देते हैं, केमिस्ट्री। तो आपको अभी समझ में आया कि साइंस का वो ब्रांच जिस ब्रांच में किसी मैटर का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन के बारे में क्या होता है, स्टडी होता है, डीलिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में क्या है, शब्दों का खेल है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैटर जो है वो बना है मेरा एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम्स है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग जो है वो बनता है, किससे बनता है, ब्रिक्स का रिपीटेशन से क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है। उसी प्रकार मैटर जो है वो एटम्स का रिपीटेशन से क्या हुआ है, आपका मैटर बनता है। तो मैटर का ऑल इन ऑल क्या है, एटम ही है, मतलब उसका बिल्डिंग ब्लॉक है क्या, एटम। तो इनडायरेक्टली केमिस्ट्री किसको डील करता है, इनडायरेक्टली केमिस्ट्री डील करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्योंकि मैटर जो है वो बना किसके ऊपर है, किससे है, एटम से। इसलिए इनडायरेक्टली केमिस्ट्री जो है वो एटम्स का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसका रिएक्शन, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका अंदर का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या करता है, डील करता है, इसके ऊपर इसका स्टडी करता है। इसीलिए क्या करते हैं आपकी अदालत में इसको दूसरे नाम, एक और भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि केमिस्ट्री डील करता है मैटर के ऊपर, और मैटर क्या है, किससे बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। इसीलिए केमिस्ट्री को ये भी बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बोलिए सर बहुत बढ़िया, दिल गार्डन हो गया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो सर अभी मैटर ये है कि मैटर के बारे में बहुत पढ़ा दिया, बहुत पापड़ बन दिया, लेकिन मैटर ये है कि मैटर क्या है हम लोग को यही समझ में नहीं आता है। मैटर ये है कि मैटर क्या है,
मैटर ये है कि मैटर क्या है सर, तो मैटर क्या है, तो देखिए मैटर क्या है हम लोग अभी देखेंगे कि मैटर किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैटर का डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, दैट इज साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। 5 सेंसेस हम लोग का है। तो मैटर किसको बोलते हैं, मैटर देखिए हर वो चीज जिसका क्या होता है, जिसका मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब कहीं पर रख देने से वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। हर एक चीज, हर वो चीज को हम लोग मैटर बोलेंगे जिसका मास होगा और क्या होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और हम लोग को पांचों सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी हम लोग उसको परसीव कर पाए। परसीव कर पाए मतलब क्या, उसको जान पाए, उसको देख पाए, उसको महसूस कर पाए, उसको फील कर पाए, इसका मतलब होता है परसीव कर पाए। तो 3 क्राइटेरिया फील होना चाहिए, तभी वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको मैटर बोलेंगे। पहला चीज क्या है कि उसका क्या होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। और तीसरा कि पांचों सेंसेस में से किसी एक भी सेंसेस से हम लोग क्या कर सके, उसको परसीव कर पाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, थोड़ा ठोको गुरु, थोड़ा एग्जाम्पल ठोको। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को क्या होगा, समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी, पेन, कार एंड बुक्स, ये सब क्या है। जैसे देखिए पेन, कार एंड बुक्स को ले लेते हैं। देखिए बुक्स क्या है, इसका क्या है, इसका मास है। बोलेगा हाँ सर मास तो है। तो बुक्स को अगर हम लोग कहीं पे रख देते हैं तो ये कुछ जगह ऑक्युपाई करता है कि नहीं, स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। और तीसरा कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं, कि पांचों सेंसेस में से किसी एक सेंसेस से हम लोग क्या करते हैं, बुक को परसीव कर पाते हैं कि नहीं, देख पाते हैं। जैसे आंख से बुक देख पाते हैं हम लोग बुक्स को, ठीक है। तो पांचों सेंसेस से किसी एक सेंसेस से हम लोग उसको परसीव कर पाते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हम लोग का मैटर हो गया। तो ह्यूमन बॉडी, पेन, कार, बुक्स और भी बहुत सारा चीज है जो क्या है, मैटर है। तो बोलेंगे सर बहुत अच्छा से समझ में आया। तो सर आपका डेफिनेशन सुन के मेरे को ये लग रहा है कि मैटर का रेंज के बाहर तो कोई भी चीज मेरे को दिखता नहीं है। मेरे को लगता है कि सब चीज क्या है, मैटर है। लेकिन कहानी में यहाँ पे अभी ट्विस्ट है, सब चीज मैटर नहीं है। यूनिवर्स में ऐसा भी कुछ चीज एग्जिस्ट करता है जो मैटर नहीं है। बोलेंगे सर जल्दी बता दीजिए ना, वो चीज क्या है जो मैटर नहीं है। तो सुनिए वो चीज क्या है। जैसे मान लीजिए हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी etc आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी which are not classified as matter as they don't have mass and volume and they are only perceived by senses। जैसे मान लीजिए हम लोग का जैसे होता है ना भाई, हीट होता है, लाइट होता है, लाइट होता है और साउंड होता है। ये क्या है, ये एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है। इसका क्या होता है, इसका ना, इसका मास और वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे लाइट हम लोग का फोटोन है और फोटोन का मास नहीं होता है, तो इसका मास और वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन इसको हम लोग अपना क्या करते हैं, पांचों सेंसेस में से किसी एक सेंसेस से भी इसको क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। जैसे लाइट को हम लोग आंख से देख सकते हैं, जैसे आप हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं टच से। जले उंगली डालेंगे तो क्या हो जाता है, एकदम हाथ जल जाता है, तो परसीव कर सकते हैं हम लोग को। साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कानों से सुन सकते हैं। तो सेंसेस से इसको तो परसीव कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना सेंसेस से परसीव कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मास और स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता, इसका मास एंड वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर नहीं बोलते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे फीलिंग में, फीलिंग लाइक लव, हेट, एंग्री etc आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मैटर, ठीक है। एक स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहा था कि सर क्या बता रहे हैं, फीलिंग्स जो है लव, हेट, एंग्री, ये मैटर नहीं है। मैं पूरा डंके के चोट पे बता सकता हूँ कि जो लव है वो क्या है, वो मैटर है। मैं बोला कि भाई लव मैटर है, बोला हाँ। बोले कैसे, बोले देखिए लव जो है वो तीनों क्राइटेरिया को सर फुलफिल करता है। बोले कैसे, बोले मेरा दोस्त जो था वो मेरे को क्या किए, मेरे साथ गद्दारी किया, जिसके कारण क्या हो गया कि मैं पूरा दुखी हो गया और मेरा जो हार्ट है वो पूरा भारी भारी हो गया, उसका सेपरेशन से मेरा दिल जो है पूरा भारी हो गया। तो भारी हो गया मतलब क्या है, लव का मास है। बोले अच्छा बेटा, और क्या है, सर जब से वो गया है वो मेरे दिल पे पूरा जगह छोड़ के गया है, मेरे दिल को क्या किया है, मेरी जगह ऑक्युपाई कर लिया। मतलब क्या है, ये भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब क्या है, लव का स्पेस है। और क्या है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना सेंसेस से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसीलिए लव क्या है, तीनों क्राइटेरिया को फील कर रहा है, तो इसीलिए लव जो है वो क्या है, मैटर है। तो मैं बोला कि भाई तू सुन, यहाँ पे ये लव मैटर नहीं है, ये तेरा इल्यूजन है। ठीक है, तेरा दोस्त तेरे को धोखा देके गया है, तेरा हार्ट क्या हो गया है, भारी हो गया, तेरा दिल भारी हो गया, तेरा जगह में स्पेस ऑक्युपाई किया है। लेकिन तेरा जो बगल वाला दोस्त है
वो क्या कर रहा है, उसको कुछ दुख नहीं हो रहा है, ठीक है। तेरा दोस्त तेरे को गद्दारी करके गया है तो तेरा हार्ट क्या हो गया, तेरा दिल भारी हो गया, लेकिन तेरा दोस्त का दिल भारी नहीं हुआ है, वो मस्त मजा मार के पूरा एकदम बनारसी लस्सी मलाई डाल के पी रहा है, पूरा मस्त एकदम बिंदास है। मैटर किसको बोलेंगे, जो क्या है, इट्स कॉमन टू ऑल, इसका प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन होगा। जैसे लव का प्रॉपर्टी आपके लिए पर्टिकुलर है, आपके दोस्त के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, एक सबके लिए कॉमन नहीं हो रहा है इसका क्राइटेरिया, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। लेकिन वही आप ले लीजिए, वही आप क्या ले लीजिए, बुक्स को ले लीजिए या कार को ले लीजिए या पेन्स को ले लीजिए, बुक्स को ले लीजिए, इसका जो क्राइटेरिया है सबके लिए कॉमन है, इट्स कॉमन टू ऑल। बुक्स आपको भी भारी लगेगा, आपका दोस्त पकड़ेगा तो उसको भी भारी लगेगा, आपका टेबल में बुक्स को रखेंगे तो वो भी जगह ऑक्यूपाई करेगा, आपका दोस्त का घर का टेबल में रखेंगे तो वो भी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो एक सबके लिए कॉमन है, तो वो क्राइटेरिया जो सबके लिए कॉमन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, तो बहुत अच्छा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैटर को क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो होता है हम लोग का फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि मैटर का इस रंग कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका हार्डनेस सॉफ्टनेस, मतलब फिजिकल बनावटी के बेसिस में क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का अंदर का गुण, अंदर का प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आया आशा करता हूँ। तो चलिए यह करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अपन का है क्या। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, उसका कलर आ गया, उसका स्मेल आ गया, ये सब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका रिएक्टिविटी होता है, स्टेबिलिटी, केमिकल रिएक्शन, ये होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीन फॉर्म में हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। क्या है आपका, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बारी बारी से अभी हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अपन का होता है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या है सॉलिड। सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, पूरा एकदम बरसों से पूरा बच्चा को रटा हुआ है, पूरा एकदम हम लोग इसका डेफिनेशन को। सॉलिड क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप, एग्जाम्पल वुड, स्टोन, बुक etc। तो कैसा मैटर को हम लोग सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड क्या है, एक मैटर ही है, लेकिन किस तरह का मैटर को हम लोग सॉलिड बोलेंगे, उस तरह का मैटर को हम लोग सॉलिड बोलेंगे जिसका डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, फिक्स्ड शेप होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए वुड, स्टोन, बुक, इसका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। और क्या होता है जो सॉलिड का होता है, द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड स्टेट इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का जिस पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना होता है ना, जैसे ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए ये इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर क्या होता है सॉलिड बना रहता है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स रहता है ना, वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। मतलब आप देखिए इसके अंदर कोई गैप ही नहीं रहता है, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है। और डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई रहता है, जिसके कारण क्या होता है सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे से एकदम चिपक के रहता है, एकदम सटे रहता है, कोई गैप नहीं बचता है, जैसे लगता है कि फेविकॉल से कोई इसको चिपका के रख दिया है। ठीक है, तो ये होता है ये सॉलिड का स्ट्रक्चर। बोलेंगे सर ये तो क्या सर नया बताएं, ये तो पूरा रद्दी वाला डेफिनेशन है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। इस रद्दी वाला डेफिनेशन में कुछ कोहिनूर खोल के आप लोग को बताऊंगा। देखिए है क्या, समझना चीज है कि सॉलिड में क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप होता है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, काहे सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है। देखिए फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ना, वो अपना जगह में फिक्स रहता है। क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस कम होने के कारण पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो अपने पोजीशन से हिलता नहीं है, अपने पोजीशन में फिक्स रहता है। और अपने पोजीशन में फिक्स रहने के कारण क्या करता है, ये ध्यान से सुनिएगा, अपना पोजीशन से हिलता नहीं है, अपना पोजीशन से फिक्स रहता है। और अपना पोजीशन में फिक्स होने के कारण क्या होता है, ये फिक्स जगह ऑक्यूपाई करता है, फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसके कारण इसका क्या होता है, मेरा फिक्स्ड और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आता है। तो बोलेंगे ये तो बात सर समझ में आया, लेकिन डेफिनेट शेप कैसे होता है? देखिए डेफिनेट शेप इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड के बीच कुछ गैप नहीं होता है, कुछ गैप नहीं होता है, एकदम सटे हुए रहता है। जिसके कारण क्या होता है, इसका जो पार्टिकल के है ना, इसको पार्टिकल को आप थोड़ा बहुत भी घिसका नहीं सकते हैं। किसी भी मतलब नॉर्मल फोर्स या प्रेशर देके इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस या श्रिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई गैप ही नहीं है, एकदम पूरा टाइट होकर पैक होकर रहा है। इसलिए इसका शेप को भी चेंज करना मतलब नॉर्मल मेथड से इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच कुछ थोड़ा बहुत भी गैप नहीं होता कि थोड़ा बहुत भी खिसक जाए। इसके कारण क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है। तो आशा करता हूँ आपको सॉलिड का डेफिनेशन अच्छा से समझ में आया। तो चलिए अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड का डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिक्विड क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट इंडेफिनाइट शेप, ठीक है। और क्या है कि लिक्विड क्या है कि किस तरह का, लिक्विड भी एक मैटर है, तो किस तरह का मैटर को हम लोग लिक्विड बोलेंगे, उस तरह का मैटर को हम लोग लिक्विड बोलेंगे जिसका क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम तो होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा, लेकिन इंडेफिनाइट शेप होगा, उसका शेप फिक्स नहीं होगा। लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में रखेंगे, उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे पानी का कुछ शेप नहीं है, आप किसी भी बाल्टी में डालेंगे वो बाल्टी का शेप ले लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड क्या है, उस तरह का मैटर को हम लोग लिक्विड बोलेंगे जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाटर, पेट्रोल, ऑयल। और क्या है, द इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। देखिए क्या होता है, लिक्विड में जो इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज मतलब क्या, बहुत लार्ज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा लार्ज होता है इसका डिस्टेंस पार्टिकल के बीच। आप देख रहे हैं थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गैप रहता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो बहुत कम नहीं होता है, लेकिन क्या है, सॉलिड के कारण, सॉलिड का पार्टिकल के मतलब कंपैरिजन में थोड़ा इसमें क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे भी स्ट्रांग रहता है मतलब लिक्विड में। और इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत भी मिनिमम ये नहीं होता है, मतलब बहुत भी हाई नहीं रहता है। तो लेकिन क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है इसका डिस्टेंस पार्टिकल के बीच। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत भी कम नहीं होता, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई रहता है। तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया। तो यहाँ पे सॉलिड का क्या बता रहे कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इंडेफिनाइट शेप होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये पार्टिकल जो है, लिक्विड का पार्टिकल जो है, लिक्विड का पार्टिकल क्या है, इसके बीच जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है वो थोड़ा क्या होता है, हाई होता है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, लेकिन बहुत भी हाई नहीं रहता है। सॉलिड से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा हाई होता है, थोड़ा क्या होता है, हाई होता है इसका डिस्टेंस, लेकिन बहुत भी हाई नहीं होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत भी वीक नहीं होता है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण इसका पार्टिकल उतना फ्री नहीं हो पाता है, इसका पार्टिकल उतना फ्री नहीं हो पाता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि फिक्स पोजीशन में क्या करता रहता है, इसका पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ता नहीं है। भले ही क्या है, फोर्स थोड़ा वीक है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या है, पार्टिकल उतना दूर नहीं जा पाता है, उतना फ्री नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ पे भी फिक्स पोजीशन में अपना रहता है, मतलब कुछ रेंज में क्या करता है, वो अपना जगह को क्या करता है, घेर के रखता है, मतलब उस रेंज के बाहर वो जा नहीं पाता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी है। तो उस रेंज के बाहर क्या करता है, पार्टिकल नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे भी एक फिक्स मतलब एरिया के अंदर क्या करता है, पार्टिकल क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है। तो जिसके कारण क्या करता है, यहाँ पे भी पार्टिकल क्या करता है, एक फिक्स्ड मतलब स्पेस, फिक्स्ड जगह क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आपको समझ में आया आशा करता हूँ। और क्या होता है, इसका शेप जो है इंडेफिनाइट क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच थोड़ा सा गैप अपन को देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका लिक्विड का जो पार्टिकल है कि क्या होता है कि फ्री तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप के कारण, जिसके कारण क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड में फ्लोनेस आता है, लिक्विड फ्लो करता है, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा गैप के कारण क्या होता है, एक पार्टिकल एक दूसरे से क्या करता है, स्लाइड कर सकता है, चढ़ सकता है, इसके कारण क्या होता है, इसका शेप में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है थोड़ा गैप के कारण। इसीलिए लिक्विड को जिस भी बर्तन ये कंटेनर में डालते हैं उसका शेप ले लेता है, इसीलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों, इसको पार्टिकल के बीच में अपन को थोड़ा सा गैप मिल जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये थोड़ा स्लाइड कर सकता है, इसीलिए क्या होता है, इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया बहुत अच्छा से। तो गैस देखेंगे, गैस क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इंडेफिनाइट शेप एंड इंडेफिनाइट वॉल्यूम, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और इसका द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इन गैस इज वेरी हाई,
इसकी जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है बहुत दूर दूर में है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कश्मीर में है एक पार्टिकल तो दूसरा कन्याकुमारी में, मतलब इतना दूर नहीं होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना दूर दूर में इसका क्या है डिस्टेंस रहता है पार्टिकल के बीच, और डिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कमजोर, एकदम दुबला पतला सा हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसका इंडेफिनाइट क्या होता है शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल के बीच बहुत सारे गैप होता है, बहुत गैप होता है, जिसके कारण क्या होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब हाईली कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब गैस को उसको कंप्रेस भी करके एकदम छोटा कंटेनर में डाल सकते हैं और एक्सपेंड कर भी सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका शेप में बहुत वेरिएशन आता है, जिसके कारण इसका क्या होता है इसका शेप क्या है इंडेफिनाइट है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है इंडेफिनाइट है। क्योंकि पार्टिकल क्या होता है इसका कोई फिक्स इस जगह नहीं रहता है, फिक्स जगह में ये क्या रहता है मतलब रहता नहीं है, इसका पार्टिकल इधर उधर घूमते रहता है, जिसके कारण क्या होता है ये फिक्स्ड स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, फिक्स्ड स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, तो इसका क्या होता है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, इसलिए इसका क्या होता है कि इंडिफिनाइट शेप और इंडिफिनाइट वॉल्यूम होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अभी देखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट हम लोग कन्वर्सन देखेंगे, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको क्या करेंगे अपन एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होता है। अब देखिए सबसे पहले होता है अपन का सॉलिड होता है, और उसके बाद अपना होता है लिक्विड, ठीक है, बहुत बढ़िया लिक्विड, और उसके बाद अपना होता है गैस, ठीक है, ये गैस होता है। तो सॉलिड को अपन क्या करते हैं अगर हीट करते हैं तो कन्वर्ट किस में हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये क्या बन जाता है फिर से सॉलिड बन जाता है। उसी प्रकार लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को हम लोग अगर कूल करते हैं तो क्या हो जाता है ये वापस लिक्विड बन जाता है। तो ये से इंटर कन्वर्सेशन क्या होता है, इंटर कन्वर्सन क्या होता है इसके ऊपर, इसके अंदर क्या होता है चलते रहता है। तो ये तो हम लोग का बोल चाल का लैंग्वेज में हो गया कि हीट कर देते हैं कूल कर देते हैं, लेकिन ये जो हीट करते हैं कूल करते हैं ना, एक ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो सॉलिड है यहाँ पे अपना, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं हीट कर देते हैं ना सर, हीट तो करते हैं लेकिन एक प्रोसेस को वो फॉलो करता है, जिसके कारण क्या होता है ये जिसके जरिए क्या करता है ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग हम लोग नाम देते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, और जिस प्रोसेस के द्वारा लिक्विड अपना सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम हम लोग देते हैं फ्रीजिंग। उसी प्रकार देखिए जिस प्रोसेस से सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड स्टेट बीच में आता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड क्या किसमें कन्वर्ट होता है, जैसे देखिए स्टेप फॉलो करता है ना, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भी प्रोसेस है कि लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड अपना गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस डायरेक्ट लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। उसी प्रकार आप देखिए जब लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इवापोरेशन बोलते हैं। उसी प्रकार गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस को आप लोग अच्छा से नोट करिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का हम लोग देख लिए। अभी मैटर का अपन क्या देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे। क्या केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या कि मैटर का अंदर का जो अतड़ी वगैरह है, अतड़ी वगैरह अंदर का प्रॉपर्टी, अंदर का गुण के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस से इसका बाहरी बनावटी से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन अंदर का इसका गुण क्या है, अंदर का इसका गुण क्या है उसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे अभी मैटर को क्लासीफाई करेंगे। तो इसको देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह से मैटर का हम लोग इसका फिर से सब ब्रांच बनता है। दो तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन में भी उसका फिर से उसको क्लासीफाई करते हैं, दो सब ब्रांच बनता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस का भी दो सब ब्रांच होता है, उसका भी दो क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। बारी बारी से हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं किसको है। और इम्प्योर सब्सटेंस का भी दो सब ब्रांच बनता है, दो तरह का इम्प्योर सब्सटेंस होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंस हम लोग देखेंगे। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे प्योर सब्सटेंस
बहुत सुने हम लोग नाम, बेसिक चीज बोलते हैं ना, प्योर सब्सटेंस, बोले बेसिक तो है लेकिन बेसिक चीज इतना खतरनाक है कि ये दिल में आता है लेकिन समझ में नहीं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझाता हूँ कि प्योर सब्सटेंस होता है क्या। ये प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स विथ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जो सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से क्या होता है, ये बना रहता है। सेम एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए गोल्ड, आयरन एंड वाटर। ये गोल्ड एंड आयरन जो है वो सेम तरह का एटम से बना है, लेकिन क्या है, प्योर सब्सटेंस सेम तरह का एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट टाइप्स का एटम से भी बन सकता है। सेम टाइप्स का एटम्स के एग्जांपल हो गया गोल्ड, आयरन, इसमें सेम तरह का एटम्स प्रेजेंट है। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड का एटम्स प्रेजेंट है, आयरन में सिर्फ आयरन का एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन और क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से भी बन सकता है प्योर सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल क्या है, वाटर। तो देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो सेम तरह का एटम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर क्या होता है, बना रहता है। लेकिन क्या है, रुक जाइए, यहाँ पे कहानी में और थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सेम तरह का एटम्स और डिफरेंट तरह का एटम्स से मिलके बना हुआ चीज को भी हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, जब तक क्या है कि और कुछ कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। और सब कंडीशन क्या है कि इसके साथ सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होना चाहिए, इसका जो कंपोनेंट्स है, इसका फिक्स्ड कंपोनेंट्स होना चाहिए। कंपोनेंट्स मतलब जिस जिस चीज से क्या है ये प्योर सब्सटेंस बना है, और इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर में आप ले लीजिए, फिक्स्ड कंपोनेंट्स होना चाहिए और फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। जैसे H2O का कंपोनेंट्स और उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे इसका देखिए 2H2, दो और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, अपना H2O बनता है, और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2H2 1 होना चाहिए। इसका कंपोनेंट भी फिक्स होना चाहिए और रेशियो भी फिक्स होना चाहिए। चाहे कहीं का भी वाटर आप लेके आइए, समुंदर का भी वाटर लेके आइए, चापाकल का भी वाटर लेके आइए, कुआं का भी वाटर लेके आइए, किसी भी मतलब ये सोर्स का वाटर आप चाहे लेके आ जाए, इसका कंपोजिशन मतलब इसका कंपोनेंट्स और उसका रेशियो फिक्स्ड होगा। जैसे आप चापाकल का पानी लाएं, समुद्र का पानी लाएं या कुआं का भी पानी लाएं, इसमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और उसका रेशियो 2H2 1 प्रेजेंट रहेगा। जैसे इसका रेशियो, फॉर्मूला और इसका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। जैसे कि वाटर का उसका कंपोजिशन और उसका फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहेगा इसको बोलते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही फिक्स प्रेजेंट रहेगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2H2 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए HO2, इसको हम लोग वाटर नहीं बोलेंगे। H3O, इसको हम लोग वाटर नहीं बोलेंगे। क्यों, इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं है। वाटर मतलब उसका फॉर्मूला फिक्स 2H2 1 रेशियो, और उसका कंपोजिशन भी फिक्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। और डेफिनेट प्रॉपर्टीज मतलब क्या, डेफिनेट प्रॉपर्टीज मतलब क्या कि इसका जो प्रॉपर्टीज है मेरे भाई, इसका जो प्रॉपर्टीज है ना, वो भी क्या है, वो भी फिक्स्ड रहता है वाटर का। जैसे मान लीजिए इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आप लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो फिक्स रहता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, अपना वाटर क्या करता है, ये बॉयल करता है। उसी प्रकार इसका फ्रीजिंग पॉइंट ले लीजिए आप, फ्रीजिंग पॉइंट ले लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं इसका डेफिनेट प्रॉपर्टी। चाहे कहीं का भी आप वाटर ले आइए, समुंदर का, कुआं का, चापाकल का, या किसी भी सोर्स से आप पानी लेके आइए, उसका क्या है, उसका प्रॉपर्टी जो है वो बदलने वाला नहीं है। सोर्स से उसका प्रॉपर्टी बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कि डेफिनेट प्रॉपर्टी। कहीं किसी भी सोर्स का वाटर ले आइए, वो वाटर क्या होगा, 100 डिग्री में बॉयल करेगा और 0 डिग्री में वो फ्रीज करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको बोलते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, कि सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनेगा, और कंडीशन क्या है, उसका फिक्स्ड कंपोजिशन और उसका प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होना चाहिए। बोले बहुत बढ़िया समझा दिया सर, बहुत बढ़िया। और क्या है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। और प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक क्या होता है कि एलिमेंट्स, और दूसरा होता है कंपाउंड्स। तो देखिए हम लोग अभी समझते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। तो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड्स ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन किस तरह का प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, उस तरह का प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जो केवल एक तरह का एटम से ही बना हुआ है।
मतलब जिसमें केवल जो एटम्स प्रेजेंट है वो सेम तरह का एटम्स ही प्रेजेंट रहेगा, दूसरा एटम्स प्रेजेंट रहेगा, तो उसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन, गोल्ड, कॉपर, जिंक, इसमें जितना भी एटम्स प्रेजेंट है, आयरन का, जैसे आयरन में, आयरन को एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी एटम्स प्रेजेंट है ना, सब आयरन का ही एटम्स प्रेजेंट है। जैसे गोल्ड को क्यों एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर जितना भी एटम्स प्रेजेंट है सब सेम एटम्स प्रेजेंट है, सब गोल्ड का एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया। तो देखिए दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, कंपाउंड देखें। कंपाउंड किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कंपाउंड किसको बोलते हैं, इसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसको अपन थोड़ा मिटा लेते हैं और अच्छा से बढ़िया से कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो कंपाउंड किसको बोलते हैं, देखिए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर, यहाँ पे एक चीज छूट गया, इसको लगे टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, एक चीज आप लगाइए, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड किसको बोलेंगे, देखिए कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन किस तरह का प्योर सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करता है। फिर से रिपीट करता हूं कि किस तरह का प्योर सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में आपस में क्या होता है, कंबाइन करता है, तब वैसे प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए वाटर, दो अलग अलग कंपाउंड्स है, जैसे 2H, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग क्या है, एलिमेंट्स है, आपस में कंबाइन कर रहा है और रेशियो फिक्स रेशियो है 2H to 1। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लीजिए, दो अलग अलग क्या है, एक आपका एलिमेंट्स है, कंबाइन कर रहा है और रेशियो फिक्स है इसका 1H to 1। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स होना चाहिए और फिक्स रेशियो में होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स। लेकिन बोले सब थोड़ा रुकिए, अपन का भेजा में थोड़ा डाउट आ रहा है। आप बोलें कि दो अलग अलग एलिमेंट्स होना चाहिए और फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, तो ये डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस में भी तो है। यहाँ पे देखिए H2O का एग्जांपल ले लीजिए, H2O का, कि इसमें क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है और दो क्या है, आपका फिक्स रेशियो यहाँ पे भी है, तो अलग से कंपाउंड नाम देने का क्या जरूरत पड़ा, इसको भी आप प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं, अलग से कंपाउंड्स नाम क्यों दिए, क्या डिफरेंस है प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड्स का। प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड्स का डिफरेंस क्या है, देखिए प्योर सब्सटेंस, देखिए यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस और मेरा कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कि प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है वो क्या हो सकता है, सेम एलिमेंट्स भी हो सकता है या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है मेरे भाई, सेम एलिमेंट्स भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड्स में केवल और केवल डिफरेंट एलिमेंट्स ही क्या करेगा, केमिकली कंबाइन करेगा, केवल डिफरेंट एलिमेंट्स ही कंबाइन करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए O2, ऑक्सीजन में ले लेता हूँ। ऑक्सीजन क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है लेकिन एक कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल सेम तरह का एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन का ही एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा है आपस में फिक्स रेशियो में, तो एक प्योर सब्सटेंस तो ऑक्सीजन को बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक कंपाउंड हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वाटर जो है, वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, और ये हम लोग को कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी है और अपना फिक्स रेशियो भी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क देखिए लिखिए कि क्या है पॉइंट, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। देखिए आप लिखिए कि ऑल कंपाउंड्स, मेरा भाई ऑल कंपाउंड्स, इसको नोट बनाइए बढ़िया सा, ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, बट क्या है, बट ऑल प्योर सब्सटेंसेस आर नॉट ए कंपाउंड मेरे भाई, नॉट ए कंपाउंड। इसको क्या आ गया, एकदम डंके के चोट पे इसको आप क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे कि हर कंपाउंड क्या हो सकता है, प्योर सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हर एक प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, कंपाउंड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का O2 का मैं एग्जांपल लिया, ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन क्या है, ये आपका
आपका कंपाउंड्स ये हम लोग का नहीं है, लेकिन H2O देखिए एक कंपाउंड है लेकिन एक प्योर सब्सटेंस भी है। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि हर एक कंपाउंड प्योर सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हर एक प्योर सब्सटेंस कंपाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो देखिए अभी हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग देखेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। देखिए क्या है मिक्सचर का डेफिनेशन, ए मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रॉपर्टीज बाय मास। किसको मिक्सचर बोलेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को ना, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में, इसका कुछ फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में उसको मिला देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिक्सचर, मिक्सचर बोलेंगे। क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मिक्सचर बनने के लिए, सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। दो या दो से मतलब सर 3 होगा तो चलेगा, 4 होगा तो चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन एक होगा तो क्या होगा, वो मिक्सचर नहीं बनेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, और इसका रेशियो कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, आप इसको मिला सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर किसको बोलेंगे कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, और इसका क्या होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में हम लोग मिला सकते हैं इसको। तो वैसे क्या करते हैं, वैसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया कि मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो देखिए मिक्सचर को दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और होता है दूसरा क्या हम लोग का, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, देखिए ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट द मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, वैसे मिक्सचर को ध्यान से सुनिएगा, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस बोलेंगे जिसका कंपोजिशन मतलब क्या, मतलब जिस चीज से क्या है आपका मिक्सचर बना है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, जैसे इसका किससे बना है, जैसे सॉल्ट और वाटर से क्या है ये बना है। तो कंपोजिशन मतलब क्या, जिस चीज से क्या है वो मिक्सचर बना है। तो ये जो मिक्सचर है मेरा, ये जो मिक्सचर है इसका कंपोजिशन क्या है, जिस चीज से वो मिक्सचर बना है। तो किस चीज से मिक्सचर बना है, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। तो कैसा मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस बोलेंगे, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस बोलेंगे जिसका कंपोजिशन, जिस मिक्सचर का कंपोजिशन मतलब जिस चीज से बना है, जिस मिक्सचर का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा। बोलेंगे सर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्कूल में जो पहन के जाते हैं वही वाला यूनिफॉर्म क्या, नहीं, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म होगा, मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर बनने के बाद ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सॉल्ट है और कहाँ पे वाटर है। जैसे देखिए सॉल्ट और वाटर का जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मेरा सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम मिक्स हो जाएगा। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब क्या, मतलब मिक्सचर बनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसका कंपोजिशन प्रेजेंट है, एकदम मिक्स हो जाएगा। वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मिक्सचर। और दूसरा चीज क्या है कि इसका टेस्ट भी ना हर एक पार्ट में आपको क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, हर एक पार्ट में आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे भी आप टेस्ट करिए वही टेस्ट आएगा, यहाँ पे भी आप टेस्ट करिए वही टेस्ट आएगा, बटन में भी टेस्ट करिए वही टेस्ट आएगा। तो हर एक पार्ट में आपको क्या होगा, इसका टेस्ट भी आपको सेम मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर। आशा करता हूँ आपको ये यूनिफॉर्म का डेफिनेशन समझ में आया। और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसका बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर, ए मिक्सचर विदाउट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे जिसका कंपोजिशन क्या है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, आप देखिए ये का जैसे एक ऑयल वाटर है, ऑयल वाटर ठीक है, और आप वगैरह झालमुड़ी वगैरह ठेला में देखे हैं या मिक्सचर वगैरह ठेला में बेचता है, तो वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो भी एक मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसका कंपोजिशन पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चनाचूर रहता है, ठीक है, चनाचूर वगैरह मिलता है, तो उसमें देखिएगा उसका कंपोजिशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे मिक्सचर बनने के बाद। क्योंकि मिक्सचर बनने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा गठिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका थोड़ा बादाम पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा चिप्स पड़ा हुआ है। इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसका टेस्ट भी आपको हर एक पार्ट में अलग अलग मिलेगा। जैसे देखिए ये भी, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंपोजिशन को
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर प्रेजेंस है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंस है, यहाँ पे ऑयल प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सॉल्ट और वाटर को, इसके कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। लेकिन ये यूनिफॉर्म मिक्सचर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और इसका टेस्ट भी हर एक पार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे आपको ऑयली टेस्ट आएगा, यहाँ पे आपको वाटर का टेस्ट आएगा। तो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया। एग्जाम्पल देखिए ले, जैसे एयर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे ऑयल इन वाटर, सैंड वाटर, ये सब क्या है हम लोग का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दूसरा क्या है, दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। जो होमोजेनस मिक्सचर रहता है ना, वो एक सिंगल फेज में रहता है। सिंगल फेज मतलब कोई बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा नहीं, जैसे लगेगा कि एक सिंगल मिक्सचर है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कोई मतलब आपका क्या रहेगा, कोई बॉर्डर आपको दिखने को नहीं मिलेगा, मतलब लगेगा कि एक कंटिन्यूअस मिक्सचर है। जैसे आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये का सॉल्ट वाटर का, आपको एक सिंगल फेज प्रेजेंट से एक कंटिन्यूअस मिक्सचर आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज, इसमें दो फेज आपको दिखने मिलेगा। जैसे ऑयल वाटर में देखिए दो फेज आपको देखने को मिल रहा है, एक ऑयल का फेज और एक वाटर का फेज। लेकिन होमोजेनस में एक सिंगल फेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये आशा करता आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या है, देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। देखिए इसका जो कंपोनेंट्स है उसके बीच क्या है, कंपोनेंट्स मतलब जिस जिस चीज़ से क्या है मिक्सचर बना है उसके बीच कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्ट वाटर में जो सॉल्ट एंड वाटर है उसके बीच कोई बाउंड्री है क्या, कोई बॉर्डर प्रेजेंट है क्या, कोई बॉर्डर प्रेजेंस नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखिए ऑयल एंड वाटर में कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंस है, ऑयल एंड वाटर, इसके बीच विजिबल बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक विजिबल बाउंड्रीज क्या कर रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर में, यहाँ पे आपको विजिबल बाउंड्रीज देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर बहुत ही आसान से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ बेसिक टर्मोलॉजी हम लोग देखेंगे। बेसिक चीज़ क्या है, जैसे एटम, एटम का डेफिनेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट मे और may not be capable, they may or may not be capable of free existence। एटम किसको बोलते हैं, कि सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या होता है फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए फ्री एग्जिस्ट करता है क्या क्या चीज़ है, नोबेल गैस मेरा है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। ठीक है, ये क्या है, मतलब सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट मतलब पार्टिकल, सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या होता है फ्री में एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो देखिए जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन है ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। लेकिन इसको छोड़ के जितना भी हम लोग का एटम्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए अब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी का मतलब है कि फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्री एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो एटम्स का डेफिनेशन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दे मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब पदार्थ का वो, जैसे हिंदी में बताएंगे तो पदार्थ का वो मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या कर सकता है फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको एटम समझ में आया। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, ए केमिकल स्पेसीज दैट कंटेन्स 2 or more एटम्स कैन बी सेम और डिफरेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल्स बनाता है। और वो एटम्स सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे H2, आपका O2 और आपका देखिए ये P4, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि दो से ज़्यादा आपका जो एटम्स है वो क्या कर रहा है, आपस में मिलके क्या कर रहा है, ये आपस में केमिकली बॉन्डेड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मॉलिक्यूल समझ में आया। ये आपको पता है, इसलिए मैं डिटेल्स में इसको डीप में और डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे क्या, आयन। आयन किसके बोलते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंटेन्स एन ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज which arises due to imbalance in number of protons and electrons। आयन किसको बोलते हैं, एक ऐसा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या रहता है, डेवलप होता है। तो वैसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम में जानते हैं हम लोग कि 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है मेरा और 11 प्रोटॉन मेरा प्रेजेंट रहता है। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन में मेरा क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है।
तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के चार्ज में क्या होता है, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है मेरा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, ये मेरा न्यूट्रल चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है, आयन कब होता है, आयन का मतलब ये डेवलप कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच इम्बैलेंस पैदा होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है तो कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करके न्यूट्रल कर रहा है। लेकिन मान लीजिए सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को ये त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, ये Na+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये क्या करेगा, छोड़ देगा, तो इसमें क्या हो जाता है, अभी देखिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 11 प्रोटॉन्स है। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा है। एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन को तो क्या कर रहा है, न्यूट्रल करके जीरो कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा रह जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आपका साइन आ जाता है, इसीलिए इसको Na+ बोलते हैं। जिससे उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करता है ना, तो क्या हो जाता है, ये Cl- हो जाता है। तो क्लोरीन में हम लोग जानते हैं जो न्यूट्रल क्लोरीन रहता है, जो हम लोग का न्यूट्रल क्लोरीन रहता है, उसके पास क्या रहता है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ न्यूट्रल क्लोरीन का। न्यूट्रल क्लोरीन में क्या रहता है आपका, 17 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और हम लोग का 17 प्रोटॉन्स रहता है, जिसके कारण क्या आता है, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लोरीन लेता है ना, तो उसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और प्रोटॉन्स जो है वो हम लोग का 17 प्रोटॉन रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो 17 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए यहाँ पे 17 +1, ठीक है, 17+1 यहाँ पे, इसको बोलते हैं 18। तो जो 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन को तो कैंसिल करके जीरो कर दे रहा है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। अभी आपको समझ में आया कि क्यों प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हम लोग लगाते हैं, यही इसके पीछे रीजन है कि इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण क्या होता है, इसके ऊपर डेवलप होता है चार्ज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन दो तरह का होता है, कटायन और अनायन। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कटायन। और कटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और अनायन क्या कब पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। जैसे Cl-, O2-, N3-, ये क्या, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया।